कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक पॉलिसी देखी थी ब्रिटिश की। अब हम उनकी प्रशासनिक पॉलिसी को देखेंगे। इन प्रशासनिक पॉलिसी में हम सबसे पहले सिविल सेवा, उसके बाद पुलिस, पुलिस के बाद सेना और सेना के बाद अंतिम रूप से न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिविल सेवा, इस सिविल सेवा की शुरुआत विश्व में मानी जाती है चाइना से। चाइना ने सिविल सेवा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में सभी देशों के द्वारा अपने अपने प्रशासन को चलाने के लिए सिविल सेवा को लगातार शुरू किया। यदि हम भारत में देखें तो भारत में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें सिविल सेवा के विषय में जानकारी मिलती है और मौर्य साम्राज्य के समय में भी रज्जु जैसे कुछ ऐसे पद रहते दिखाई देते हैं जो जो हमें जनता की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के बाद हम जब आगे मध्यकाल में आते हैं तो हमें मुगल काल के समय में भी सिविल सेवा के कुछ तत्व दिखाई देते हैं जो राजा के हित में रहकर काम करते थे प्रजा के लिए। परंतु आधुनिक अवधारणा को लेकर जो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत मानी जाती है वो अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ जैसे ही प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद में जब बंगाल में द्वैध शासन लगा तो द्वैध शासन लगने के बाद लगातार प्रशासनिक रूप से कंपनी को अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास दीवानी थी और नवाब के पास में फौजदारी मामले थे। तो स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच में हमेशा झड़पें होते रहती थी और इसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पाती थी। और यही कारण रहा कि जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर आए बंगाल के तो उनके द्वारा एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था कलेक्टर। 1772 में कलेक्टर पद का उनके द्वारा सृजन किया गया। सृजन करने के बाद जाने के बाद में कंपनी के ही कुछ लोगों को वो ये पद दिया करते थे ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को वो प्रशासित कर सके। ये उनके द्वारा काम किया गया। परंतु आप सभी को पता है कि जो कंपनी के वर्कर थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वे प्रशासनिक रूप से ट्रेंड नहीं थे और यही कारण रहा कि जब उनकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार से नहीं तो वो लगातार अपने खुद के स्वार्थों के लिए कार्य करने लगे। जब उनके द्वारा अपने खुद के स्वार्थों के लिए कार्य किया जाने लगा तो कंपनी का व्यापार घाटा लगातार बढ़ने लगा। जब कंपनी का व्यापार घाटा बढ़ने लगा और ब्रिटिश सरकार का दबाव कंपनी के ऊपर बढ़ने लगा तो इसी दौरान एक नवीन गवर्नर जनरल को भेजा गया जिसका नाम था कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस के द्वारा एक नवीन सुसज्जित सेवा की शुरुआत की गई जिसे कहा गया भारतीय सिविल सेवा। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की सीधी सीधी सोच थी कि कंपनी के अधिकारियों का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी होना, प्रमुख रूप से उनके वेतन का कम होने के कारण। तो उसके द्वारा वेतन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि की गई, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको जितनी अधिक मात्रा में वो कर एकत्रित करते थे उसका 1% उनको दिया जाता था, पदोन्नति की सुविधा थी। ये सब देकर 1793 में उनके द्वारा एक नवीन सेवा की शुरुआत की गई। इसी के बाद वेलेजली आया और वेलेजली आने के बाद में वेलेजली के द्वारा इसी सिविल सेवक जिनको चुना जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की गई, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो इन सिविल सेवकों को भारत में शासन करने के लिए प्रशिक्षित करते थे। अब जैसे ही प्रशिक्षण भारत में मिलने की बात होने लगी तो ये लगने लगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों को कि भैया जितने गवर्नर लोग हैं वे सब भारत में रहकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बातों की अवहेलना कर सकते। इसके लिए उनके द्वारा विरोध किया गया और जब विरोध किया गया तो 1799 में बना हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 आते आते हैलीबरी में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद में वहीं पर उन सिविल सेवकों को क्या दिए जाने लगे? प्रशिक्षण दिया जाने लगा।
पर अभी तक के जो सिविल सेवक थे इनकी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी। ये केवल और केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा चुने गए लोग थे, जो कभी कभार उनके परिवार के या कभी कभार उनके रिश्तेदार के लोग थे, जिसके कारण इतनी मान पान प्राप्त करने वाली सिविल सेवा में कुछ ही लोगों की भागीदारी होने के कारण ब्रिटेन के कई सारे लोग इस सेवा में भागीदार होना चाहते थे, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही चुने जाने के कारण ये कहीं ना कहीं उनके अवसरों को सीमित कर रहा था। और इसीलिए 1833 के चार्टर अधिनियम में अन्य लोगों के प्रवेश के लिए, खासकर भारतीयों के भी प्रवेश के लिए, उनके द्वारा खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की बात की गई। एक कारण ये था, ये क्लॉज जोड़ने का, कि विदेशी जिनका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है उनको भी प्रवेश मिल सके, और दूसरा कंपनी अपने खर्च को कम कर सके। क्यों? क्योंकि उतनी ही कीमत पर कई सारे भारतीय लोगों को आप काम पे रख सकते थे। अर्थात जो एक व्यक्ति ब्रिटिश था जिसको यहाँ पर लाकर काम करवाया जाता था, उसको लगभग 1500 रुपए वेतन और 1% कुल कर का दिया जाता था, और उतनी ही कीमत पर कई सारे भारतीयों को रखा जा सकता था। और यही कारण था कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा बहुत अधिक पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। जब विरोध ज्यादा किया गया तो इसके कारण 1833 में कही गई बातों को कहीं ना कहीं नकारा गया, और फिर 20 वर्षों के बाद 1853 आया। 1853 जब आया तो उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, और डलहौजी के द्वारा पुरजोर तरीके से खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का समर्थन किया गया। और जब समर्थन किया गया तो पहली बार लंदन में भारतीयों के लिए खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई 1855 में। परंतु कई बार भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए परीक्षा के पैटर्न को ही इतना कठिन बनाया गया कि भारतीय उसमें कभी प्रवेश ही नहीं करते। सबसे पहले क्या किया गया, आयु सीमा को लगातार कम करते चले गए। 23 वर्ष थी, 21 करा, फिर 19 करते चले गए। लिटन के समय में 19 कर दी गई। परीक्षा के पैटर्न में घुड़सवारी बहुत अधिक जरूरी थी, घुड़सवारी रखी गई। दूसरा, एक नवीन विषय था, लैटिन भाषा आपको आना ही चाहिए। इन सब क्लॉज को जोड़कर उन्होंने भारतीयों के प्रवेश को हतोत्साहित करने की कोशिश की। पर जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेसियों के द्वारा लगातार ये मांग उठाई जाने लगी कि भारत पर शासन करने के लिए भारतीय लोगों का ही प्रयोग किया जाए, अर्थात सिविल सेवा का लगातार भारतीकरण किया जाए। तो जब भारतीकरण किए जाने की बात आने लगी तो उसी के बाद में लगातार कांग्रेस का वर्चस्व भी बढ़ने लगा। और इसी दौरान 1915 के बाद जब गांधी का आगमन हुआ तो इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाया गया, और उसी दौरान 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भारत में और लंदन में एक साथ सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की बात की गई, और वो हुआ भी। इसका एकमात्र मुख्यालय भारत में इलाहाबाद में था। और उसी के बाद में हमें दिखाई देने लगा कि 1935 के अधिनियम के तहत राज्य सिविल सेवा और संयुक्त सिविल सेवा का भी प्रावधान किया गया, और ये 1947 तक के चला। 1947 के बाद में भारत जब आजाद हुआ तो भारत के आजाद हो जाने के बाद में सिविल सेवा के मापदंडों और उद्देश्यों को परिवर्तित करने की बात है। क्योंकि इसके पहले जो सिविल सेवा का उद्देश्य था वो भारतीय जनता के ऊपर कठोरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक शासन करना था, और यही कारण था कि हमेशा सिविल सेवकों को अभिजात वर्ग के रूप में माना गया, ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए शब्द प्रयोग किए। परंतु भारत को 1947 के बाद जब आजाद होना था तो आजाद हो जाने के बाद में भारत को शासन करना था अपनी जनता के ऊपर, तो जनता की सहभागिता के साथ, तो मतलब प्रशासक और जनता के पास दोनों में मेल मिलाप होना जरूरी था।
और यही कारण रहा कि समय समय पर कई प्रकार के आयोगों की अनुशंसा के आधार पर सिविल सेवा को धीरे धीरे पारदर्शी, जवाबदेही तय करने के लिए अनुशंसा दी गई, जिसमें एक प्रशासनिक सुधार आयोग पहला, दूसरा प्रशासनिक आयोग जो वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में था। इनके द्वारा लगातार कहा गया कि भैया सिविल सेवकों को जनता के समीप आना चाहिए ताकि जनता की बातों को वो ध्यान में रखकर नीतियों को लागू कर सके। वर्तमान में सिविल सेवा का जो उपबंध है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के, जो कहीं ना कहीं भाग 13 का हमें 14 का हमें भाग दिखाई देता है, जिसमें संयुक्त सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा और संघ सिविल सेवा के विषय में हमें चर्चा मिलती है। इस माध्यम से हमें सिविल सेवा की मोटी मोटी जानकारी हो गई कि सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सिविल सेवा से सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा अंग्रेजों को कि उनको प्रशासन करने के लिए एक सुसज्जित इस्पातनुमा एक प्रशासनिक तंत्र मिल गया, जो अपने अभिजात वर्ग के लिए जाने जाते थे और हमेशा शासन के प्रति हमेशा जवाबदेह होते थे। जनता के प्रति नहीं, किसके प्रति? शासन के प्रति। तो लंबे समय तक के वो शासन कर पाए। 1857 के क्रांति को वो रोक पाए। गांधी जी की बातों को कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक के रोक पाए। तो ये उनके लिए रहा कि शासन को लंबे समय तक के चलाने में सिविल सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नकारात्मक ये रहा कि भारतीयों का लगातार इसके माध्यम से शोषण होते रहा। भारतीयों को प्रवेश मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते रहे भारतीय लोग। तो इसके कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए नकारात्मक रहे, परंतु आजादी के बाद में भारतीयों के लिए हमें कुछ सकारात्मक बिंदु भी दिखाई दिए, जो आगे के आप सिविल सेवा जब आप लोक प्रशासन पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। अब इसी के बाद में जो अगला है वो है पुलिस सेवा। पुलिस सेवा कुछ नहीं है, पुलिस सेवा शहर में कानून को चुस्त रूप से लागू करने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा ही पुलिस सेवा की शुरुआत की गई और 1861 आते आते इसको हायरार्की के रूप में बांट दिया गया। बस पुलिस सेवा के बारे में इतना ही है कि कानून को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा इसे आयोजित किया गया। इसी के बाद में सेना, मिलिट्री की शुरुआत की गई इंग्लैंड के द्वारा 1749 के करीब मद्रास में, जिसका उद्देश्य व्यापार की सुरक्षा करना था। बाद में इसके उद्देश्य लगातार परिवर्तित होते चले गए। प्रमुख उद्देश्य क्या था जब इनकी सेना की स्थापना की गई? व्यापार को सुरक्षित करना था। और इन 3 स्तंभों के माध्यम से लगातार ब्रिटिश के द्वारा भारत पर शासन करने की कोशिश की गई। और चौथा स्तंभ हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और अगले लेक्चर में कवर करने के बाद में हम उनकी सोशल पॉलिसी को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोशल पॉलिसी क्या थी। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत अधिक शेयर करिए ताकि उन तक के भी वीडियो पहुंच सके जो इन वीडियो के हकदार हैं। धन्यवाद।